हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। अनौपचारिकरण का मतलब होता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब होता है कि जैसे एक बार कभी कभी होता है आप एकदम बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाते हो, एकदम सूट बूट और आपके शूज भी ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, तो वो होता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है कि कैजुअल है, कुछ भी पहन लिया है, आराम से शॉर्ट्स में पहन के चले गए, टी शर्ट पहन ली, है ना। और एक होता है आप इंटरव्यू देने आते हो तो आप टाई लगा करके जाते हो, शर्ट पहन करके जाते हो फुल स्लीव्स की, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट में इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह का रोजगार होता है जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, साथ में आपको पीपीएफ में भी पैसा जा रहा है या ईपीएफ में जा रहा है, ठीक। उसके बाद से आपको इंश्योरेंस भी है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनको कवर कर रहा है, और साथ में एक सर्टेनिटी है कि हाँ आपको इस टाइम पर ऐसा ऐसा जॉब मिलता जाएगा, आपका ये जॉब प्रोग्रेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं, कुछ में होता है कि आपको कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, उस तरह की चीज। तो ये मुद्दा है इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब, अनौपचारिकरण का ये मतलब है। तो संक्षेप में मैंने ये बताया। अब क्या करते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में दो तीन चीजें हैं, परिचय, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ तीन चार चीजों की बात करेंगे कि सबसे पहले लोग काम करते हैं तो क्यों करते हैं, और हम लोग अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में काम बोलते किसको है। फिर महात्मा गांधी जी का एक कोट हमारी किताब में दे रखा है और एक दो और पॉइंट्स भी मेंशन्ड हैं। तो महात्मा गांधी जी का क्या विचार था, क्या दृष्टिकोण था इसको देखते हुए, और हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो लोग काम क्यों करते हैं। सीधा सीधा जवाब आता है कि भैया काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। पैसे नहीं मिलोगे तो खाओगे पियोगे क्या, नहाओगे क्या, है ना, कपड़े क्या पहनोगे, रहोगे कहां पर, पैसे चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नो डाउट, आजीविका, ठीक है। अर्न अ लिविंग बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कि ऑल ऑफ अस नीड टू अर्न अ लिविंग। हम सब लोग को कुछ ना कुछ काम करना होता है जिससे कि हम अपना जीवन तो चला सके। तो ये निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तो जरूर ऐसे होते हैं जिनको उत्तराधिकार में इतनी प्रॉपर्टी मिल गई अपने पूर्वजों से, इतने पैसे मिल गए या इतनी संपत्ति आ गई कि अब वो कुछ काम नहीं भी करेंगे तो भी उनका जीवन चल जाएगा, है ना। हमारे यहाँ कुछ भ्रष्टाचारी नेता होते हैं तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि इन्होंने तो 7 पुरखों के लिए पैसे जोड़ दिए हैं, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह की बातें भी चलती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि क्या जिसको बहुत ज्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली होती है, क्या ऐसे लोग भी काम नहीं करते हैं? काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? फिर उनको तो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आजीविका ही एक कारण हो, आपको सिर्फ पैसे कमाना ही अगर एकमात्र कारण हो काम करने का, तो बहुत सारे लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि उत्तराधिकार में भले ही आपको धन संपत्ति मिली हो, फिर भी लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है काम करना, ठीक। आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कैसे भूमिका निभाता है व्यक्तिगत जीवन में। सबसे पहले तो आपको अपनी वर्थ समझते हैं, वर्दीनेस, मतलब आपको अपना महत्व समझ में आता है, आपको अपने जीवन की सार्थकता समझ में आना स्टार्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी सार्थकता की आपको अनुभूति होती है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, मेरी वजह से ये काम चल रहा है, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता, मेरे ये करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि कुछ आपने प्रोडक्टिव किया, और वो करते हुए अपने जीवन का एक अर्थ समझ में आ रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनल लेवल पर। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा होता है कि अपना परिवार बना लिया, बच्चे हैं या और लोग हैं जो निर्भर कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सारे लोगों की परवरिश करना, उनकी आवश्यकताओं की परवरिश करना, उनको किसी चीज की आवश्यकता है आप वो पूरी कर पा रहे हो, उनकी खुशियों के लिए आप कुछ खर्च कर पा रहे हो, कुछ लोगों को घूमने कहीं जाना है आप उनको घुमा पा रहे हो, किसी बच्चे को कुछ खिलौना चाहिए आप उसको दे पा रहे हो। तो अपने ऊपर जो लोग निर्भर है, आप जब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तभी एक तरह की संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने ये काम किया, ठीक। तो वो सेटिस्फेक्शन भी आता है। और ये जो कारण है ना, उपलब्धि का अनुभव होता है व्यक्तिगत स्तर पर, ये सब व्यक्तिगत कारण हो गए जो इंपॉर्टेंट है। आपको भले ही संपत्ति मिली हो फिर भी आप काम करोगे। दूसरी बात आती है सामाजिक। सामाजिक में क्या आता है कि अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क जो है ना, वो आपका काम के जरिए ही होता है। आप काम अगर नहीं कर रहे हो तो व्यक्तिगत क्या बातें करोगे, कितनी करोगे। करते हैं व्यक्तिगत काम को छोड़कर के भी बातें होती हैं, लेकिन जो भी हमारी सोशल सेटिंग्स है ना, हमारा जो सामाजिक वातावरण है जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं। अभी मैं काम करता हूं तो मेरी टीम मेंबर्स हैं, कुछ लोग नोट्स पर काम करते हैं, कुछ लोग वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सारे लोग हैं जो लोग भी हैं। अब उन सारे लोगों से मेरी रोज की बातचीत होती है,
उन्हीं के साथ मेरा हंसी मजाक होता है। तो काम अगर नहीं होता तो मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता था, ठीक। और ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं अपने इस जीवन के इस समय का सबसे ज्यादा समय जो भी है उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करता हूं। तो वहां पर आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो मीनिंगफुल भी होता है और आपको सामाजिक रूप से बाकी लोगों के साथ सक्रिय रूप से इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात आती है कि राष्ट्रीय आय में योगदान होता है अगर आप काम कर रहे हो, ठीक। क्या होती है राष्ट्रीय आय, जिसकी हम लोग बात करेंगे अभी। आप मोटा मोटा समझ लो, अभी आगे भी बात करेंगे कि भाई देश में सारे लोग मिलकर के जो भी काम पैसे कमा रहे हैं उसी से तो उस सबको मिला दो तो राष्ट्रीय आय बन रही है। तो अगर आप काम कर रहे हो तभी तो आप राष्ट्रीय आय बना पाओगे। अब यहां पर कुछ चीजें और भी समझने की हैं कि काम क्यों करते हैं, समझ में आ गया। काम होता क्या है। अब बोलेंगे ये क्या बात है, कुछ भी काम कर रहे हो आप, घर में बैठ करके सफाई कर रहे हो आप, घर में बैठ करके रोटी बना रहे हो, है ना, ये भी काम हो गया। तो वो काम नहीं है। आपको गया ऐसा कैसे हो गया। तो कुछ लोगों के घर में ऐसे होंगे मम्मी काम कर रही है, सुबह से रोटी बना रही हैं, झाड़ू लगा रही है, कुछ भी कर रही है, सफाई कर रहे हैं, कपड़े धुल रही है। तो उसको हम लोग कई बार काम काउंट नहीं करते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र बहुत ही रूड है, बहुत दुष्ट है इस दृष्टिकोण से। अर्थशास्त्र में हम लोग काम उसको मानते हैं जो काम, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसका मतलब जो घर पर काम हो रहे हैं वो काम नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, मतलब घर पर अगर काम कोई कर रहा है तो क्या हम उसको काम बोलेंगे। तो ऐसा है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। जिस काम की आपकी अर्थव्यवस्था में उस काम को करने के बदले आपको पैसे मिले तो वो काम है। घर में माँ रोटी बना रही है लेकिन उसको उस काम के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वो रोटी मैं होटल पे जाकर के खाऊं, अगर मैं रोटी किसी रेस्टोरेंट में आकर के खाऊं, तो वहां पर जिसने रोटी बनाई उसने काम किया, लेकिन घर में माँ ने रोटी बनाई तो वो काम नहीं किया, ठीक। क्यों है ऐसा। क्योंकि हम लोगों का जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को नापने का सिस्टम है उसमें हम लोग यही देख रहे होते हैं कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज, कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी हैं जिनके बदले लोग पैसे दे रहे हैं। और उसी को जोड़ते हुए हम लोग जीडीपी है, जीएनपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उन सब की बात भी हम करेंगे अभी। तो उसमें हम लोग इन्हीं चीजों को जोड़ते हैं। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब पूरी तरह से जो ट्रू पिक्चर है वो नहीं हम लोग देख पा रहे होते। जैसे उदाहरण देता हूँ छोटा सा। अमेरिका में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो लोग अपने बुजुर्ग हो जाने पर किसी ओल्ड एज होम में रहते हैं, ठीक है। वहां पे सारे बुजुर्ग लोग साथ में रह रहे हैं और बच्चों से उनका लेना देना नहीं रहता है। बच्चों से कभी कभी मिल पाते हैं, अपने पौत्र है या पौत्री है, नाती है, इन सबसे बहुत बाद में मिल पाते, कभी कभी मिलना होता है। तो उनको उतना संतुष्टि नहीं रहती। लेकिन ओल्ड एज होम में रहने की वजह से उनको पैसे देने होते हैं ओल्ड एज होम में, तो आपको अमेरिका की जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि वहां पर तो एक और सर्विस बन गई है। वही चीज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हम लोग बुजुर्गों को अपने साथ रखते हैं, वो उनकी ज्यादा अच्छे से देखभाल भी हो पाती है, उनको ज्यादा संतुष्टि भी होती है, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे होते तो जीडीपी यहाँ पे बढ़ नहीं रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी अभी आपको समझना चाहिए कि काम हम लोग किसको मानते हैं, जिसमें पैसा मिल रहा हो। तो घर पर जो काम किया जाता है वो काम होता है क्या, घर पर वही रोटी बनाने का, सफाई करने का, कपड़े धुलने का, ये सारे काम जो हैं ये काम नहीं है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। लेकिन आजकल तो अभी कोविड-19 के बाद से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी एक नया टर्म आ गया WFH, व्हाट्सएप में लोग बात करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वर्क फ्रॉम होम, WFH लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने गांव में भी अगर आप रह रहे हो तो घर में रहते हुए औद्योगिक उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को संभव बना दिया है। अभी मैं उदयपुर में हूं, घर पर वीडियो शूट कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा ये काम आप तक पहुंच पा रहा है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो घर पर मैं रह करके ऐसा काम नहीं कर सकता था जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है। इस काम के बदले इसको हम एक आर्थिक गतिविधि बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या समझना चाहिए कि घर पर काम जो है वो आर्थिक क्रिया मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाएगी, मानी तब जाएगी जब आप घर पर ऐसा काम कर रहे हो जिसकी क्या हो, मॉनेटरी वैल्यू। अभी बहुत सारी वेबसाइट्स में फ्रीलांसर है, हम ही लोग कॉलेज के टाइम पर थे, उसके बाद भी कभी कभी मैं check.com है उस पर बच्चों को पढ़ाता था। तो अगर आप घर पर बैठ के भी काम कर रहे हो और उसके आर्थिक उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं किसी भी तरह से, तो उसको हम लोग अर्थशास्त्र में काम मानते हैं, ठीक। तो काम क्या होता है अर्थशास्त्र में समझ लीजिए, बस पैसे देखते हैं कि पैसा मिल रहा है तो वो काम है, पैसा नहीं मिल रहा तो नहीं काम है। आप घर पे करो, ऑफिस में करो, पब्लिक में करो, कहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। महात्मा गांधी जी और चार्ली चैपलिन नाम के एक एक्टर थे, बहुत
फेमस एक्टर थे और बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते थे, तो उनके मैसेजेस भी बहुत अच्छे आते थे। और डिक्टेटर नाम की उनकी एक मूवी है, देखिएगा कभी समय लगे तो, बहुत अच्छी मूवी है। अब एक बार उनकी मुलाकात होती है और महात्मा गांधी ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये जो एक्टर्स हैं ये लोग बहुत अपना एक अलग तरह का ऑरा बना करके चलते हैं और इनको सामाजिक मुद्दों से उतना लेना देना नहीं होता। जबकि चार्ली चैपलिन एक इस तरह के एक्टर थे जो सामाजिक दिशा को परिवर्तित करने के लिए काम कर रहे थे। तो वो तो बहुत एक्साइटेड थे महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए, मिले भी, बातचीत भी हुई। तो उस कन्वर्सेशन में मशीन्स को लेकर के भी बात हुई थी और उसमें ये बात आती है कि चार्ली चैपलिन थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप था, इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, तो चार्ली चैपलिन काफी सपोर्ट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और महात्मा गांधी मशीनों के प्रति सनक को लेकर के काफी परेशान रहते थे। ऐसा क्यों था? तो देखिए, अलग अलग तरह का व्यक्तित्व था। महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ज्यादा लोगों के करीब था। लोगों की परेशानी किसी भी बदलते हुए सिस्टम की वजह से अगर हो रही है तो उनको पसंद नहीं आता था। तो वो ये कहते थे कि अगर आपने लेबर रिप्लेस करने वाली लेबर सेविंग मशीन्स, उनको लेकर के उनको परेशानी होती थी कि देश में तो बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आपने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया है भूखा मरने के लिए, और ऐसी स्थिति में आप लेबर सेविंग मशीन्स लेकर के आ रहे हो कि ठीक है ये मशीन ले आएंगे तो हमें 10 लोगों को काम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो इसका उस टाइम पर अपोज करते थे, कहते थे कि ये तो मतलब ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हो कि लोगों को काम तो दो भाई, उनको रोजी रोटी तो मिले, आप समझ रहे हो? तो इस दृष्टिकोण से वो मशीन्स को अपोज नहीं करते थे, मशीनीकरण को भी अपोज नहीं करते थे, फैक्ट्रीज को भी नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि भाई पहले लोगों को रोजगार तो दे दो। और रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? तो वहां पर वो बोलते थे शिक्षा है, हस्तशिल्प है, चरखा चलाने का उन्होंने खुद ही काम किया। हालांकि चरखा को डायरेक्टली रोजगार से उस तरह से नहीं देखते थे, लेकिन वो ये था कि विदेश से जो कपड़ा बनकर के आ रहा है वो हमारे देश में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी उन्होंने चरखा चलाने वाला काम किया। तो वो बोलते थे हस्तशिल्प है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट था, शिक्षा को बहुत महत्व दिया। शिक्षा को लेकर के उनका और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कन्वर्सेशन है, उसकी भी मैं कभी बात करूंगा। तो दूसरी एक और चीज आती है कि प्रशिक्षण, बाकी भी कुछ आप ऐसा प्रशिक्षण दो जिसको हम लोग आजकल वोकेशन ट्रेनिंग के नाम पर बोलते हैं। अपनी गवर्नमेंट है भी स्किल इंडिया का नाम का प्रोग्राम चला रही है, तो स्किल इंडिया में क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसा कुछ कौशल दो, कुछ ऐसा प्रशिक्षण दो कि उनको रोजगार मिल पाए। तो महात्मा गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि भाई मशीन्स को उतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि लोग बेरोजगार होकर के भुखमरी से मरने लगे, जो बिल्कुल ठीक था। अब इसी में एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मैं कभी आपको अलग से डिस्कस करूंगा। वहां पर ऐसी बात आती है कि कोई काम करे या ना करे, सबको कुछ कुछ पैसे तो देंगे ही देंगे। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के थोड़ा सोचिएगा, पढ़िएगा, और कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आप ये समझिए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई ये सब। हमें तो पढ़ाई करके ही रोजगार मिलेगा, फिर हमें भी प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। हम इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं समझिए, 3-4 चीजें हैं। एक तो किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह का रोजगार है, कितना स्टेबल है, लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या है, लोगों को कितना पैसा मिलता है उसके बदले। आप इंडिया में क्लर्क है, अमेरिका में क्लर्क है, अमेरिका में क्लर्क कम काम कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा अर्थव्यवस्था का सिस्टम ऐसा है कि हमारे क्लर्क है, खासतौर पर बैंक में बहुत सारे क्लर्क्स रहते हैं, बहुत काम पड़ जाता है, उनको बहुत वर्कलोड पड़ता है और उतने पैसे नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज समझना। दूसरी चीज कि पूरे विश्व में हम लोग अभी विकासशील देश हैं। कैसे हैं? विकासशील, डेवलपिंग कंट्री है। अब हमें डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से, पिछले चैप्टर में से याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग ह्यूमन कैपिटल बनाते थे। तो कौन सी तरह की शिक्षा होनी चाहिए, किस तरह के प्रशिक्षण होने चाहिए, कौन से तरह का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा स्टेबल है, या ज्यादा अच्छा है पूरे समाज के लिए। तो ये सारी चीजें समझना, इन सारी चीजों को समझने के लिए, और ये कौन समझता है, यही सब तो इकोनॉमिस्ट लोगों का काम होता है। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में आगे के जो टॉपिक्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और अभी कोविड-19 के बाद से कुछ कुछ अलग स्टडीज आ रही है, कुछ स्टडीज ऐसी भी आ रही है कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का जॉब जा चुका है। पहले भी डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वाले भी फैक्टर्स लेकर के कई कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा दावा रहता है कि उसकी वजह से भी काफी लोगों का जॉब गया। अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 45 वर्षों में भारत में जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज आ रही है। अभी तो कोविड-19 वाला तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, 23-24% हमारी जीडीपी कम हो गई, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का जॉब्स गया है। तो काफी सेंसिटिव टॉपिक भी है, काफी महत्वपूर्ण भी है। अभी इस तरह की चीजें भी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन था उसी को भारत में कई लोगों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। तो अपना अपना विरोध करने का तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति क्या समझने की कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम सारे लोगों की बहुत अच्छी जिम्मेदारी बनती है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझें, जिससे आगे आने वाले समय में हम लोग इस तरह की समस्याओं से समाज को
कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर बहुत पेनफुल होता है, लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव भी है और कई सारी नई चीजें हमको पता चलेंगी, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।